स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th बोर्ड का फिज़िकल केमिस्ट्री रिलेटेड जो टॉपिक है सॉल्यूशंस। एक्चुअली नए सिलेबस में इसका नाम है सॉल्यूशन, लेकिन जो पुराना सिलेबस था उसमें सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसे मतलब उसका नेमिंग था। तो रिसेंटली जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है उसमें सॉल्यूशंस नाम दिया है। उसमें हम पहले सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन क्या है। सो लेट्स कंसीडर वन एग्जाम्पल, ब्राइन। सो स्टूडेंट्स, ब्राइन का मतलब क्या होता है? जब हम सॉलिड NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड व्हेन वी पोर्ड इनटू द वाटर, ये लिक्विड में होता है, तो यहाँ पे NaCl हम पहले तो बोलते हैं AQ, है ना। AQ का मतलब क्या होता है? AQ का मतलब ये होता है कि एक्यूएस का मतलब ये है कि कोई भी सॉल्यूशन हम जब पानी में बनाते हैं, मतलब इन वाटर, ऑल सच सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज एक्यूएस सॉल्यूशंस। ठीक है। तो मुझे बताइए, NaCl सॉलिड था, H2 लिक्विड था, तो जब हमने ये दोनों को ऐड किया तो हमें यहाँ पे NaCl एक्यूएस मिला, उसे ही हम बोलते हैं ब्राइन। तो ब्राइन इज़ नथिंग बट एक्यूएस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्राइन में ये कंपोनेंट है और एक दूसरा कंपोनेंट है। मतलब आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड मतलब जो टेबल सॉल्ट है या लैब वाला कोई भी सोडियम क्लोराइड है, जब हमने वो पानी में ऐड किया तो वो था सॉलिड, और जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो उसका फेज़ क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों हम ऐड करेंगे तो ये होगा होमोजीनियस मिक्सचर ये तो है। ठीक है। मतलब NaCl का फेज जो है वो वैनिश हो गया। मतलब जो होमोजीनियस मिक्सचर है ये दो कंपोनेंट का है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, टू और मोर भी हो सकता है, मोर कंपोनेंट्स। जैसे कि मोर में हम क्या बोल सकते हैं? मोर में देखिए सलाइन, नॉर्मल सलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब NaCl वाटर और उसमें हम अगर डेक्सट्रोज ऐड करेंगे, मतलब NaCl सॉलिड प्लस डेक्सट्रोज, ये भी सॉलिड है, प्लस वाटर, तो ये 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन है ना। मतलब यहाँ पे हम NaCl और H2O यूज़ कर रहे हैं, ये 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन है। अब मैं सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ? जहाँ पे देखिए ये सॉलिड था, जब हम नॉर्मल सलाइन को देखते हैं वो तो लिक्विड फेज में होता है, ना कि वहाँ पे डेक्सट्रोज का कुछ सॉलिड दिख रहा है, ना कि NaCl का। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि होमोजीनियस मिक्सचर, ये भी होमोजीनियस हो रहा है, 2 और मोर, मतलब ये 3 कंपोनेंट हो सकता है, 2 कंपोनेंट हो सकता है, 2 और मोर कंपोनेंट्स, इसे हम बोलेंगे सॉल्यूशन। तो जनरली बोर्ड में मान लो 1 मास के लिए, हाफ मास के लिए डेफिनेशन होती है डिफाइन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप कैसे करोगे? सॉल्यूशन इज नथिंग बट द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे मुझे बताइए, कोई दोनों कंपोनेंट, मान लो हमने 1 kg NaCl लिया और 1 लीटर वाटर लिया। आप जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर ml होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 लीटर मतलब 1 kg, है ना। तो दोनों अगर हम सेम क्वांटिटी पे रखेंगे, मतलब नमक भी उतना ही है और पानी, तो वो मतलब डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है, इसको मुझे लोअर अमाउंट में रखना पड़ेगा, लोअर अमाउंट में हमेशा, और इसको हमें रखना पड़ेगा हायर अमाउंट में। ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आप समझिए कि कोई भी एक या 2 सब्सटेंसेस लोअर अमाउंट में हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 2 लोअर अमाउंट में है और वाटर क्या है? हायर अमाउंट में है। तो यहाँ पे हम थोड़ा उसको नेमिंग करते हैं। हायर अमाउंट जो हम बोलेंगे वो है सॉल्वेंट, इसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और जो लोअर अमाउंट में है उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन जब हम करेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इन varied or different amounts, in
डिफरेंट अमाउंट्स। तो ये हो गया सॉल्यूशन का डेफिनेशन। तो बोर्ड में आप लिख सकते हैं, कैसे बताइए? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स इन डिफरेंट अमाउंट्स इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। दूसरी बेसिक टर्म पूछेंगे आपको, सॉल्वेंट क्या है? तो बताइए आप। सॉल्वेंट का मतलब है कोई भी चीज सॉल्यूशन में जो हायर अमाउंट में है वो है सॉल्वेंट, और जो लोअर अमाउंट में है वो है सॉल्यूट, है ना? तो सॉल्वेंट कैसे आप डिफाइन करोगे? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। और यहाँ पे देखिए, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लोअर अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। तो देखिए 3 डेफिनेशन यहाँ पे, पहले सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन है। देखिए NaCl प्लस H2O, ये जो है 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन। और ये है 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन, या कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स। तो अगला अपना बेसिक टर्म है, सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट हो गया, सॉल्यूट हो गया। 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन को बोलते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। और यहाँ पे 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन है, ये है टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। आगे फिर क्वाटरनरी, पेंटानरी, है ना। तो हम 12 के और पूरे एडवांस तक, जेई मेंस हो, नीट हो, एडवांस तक हमें सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे देखना है। तो बताइए, सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और इसमें हम देख रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन हो गया और टर्नरी सॉल्यूशन। दीज आर द बेसिक टर्म्स, ओके। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट तो था बेसिक टर्म्स, तो 4 हमने टर्म्स पढ़े। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखिए, तो हाँ, ये बोर्ड में मतलब क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। कोई भी आप मतलब जनरल स्टेट बोर्ड लीजिए या CBSE बोर्ड लीजिए, क्वेश्चन ऐसा था, मेंशन द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो सिंपली आपको क्या करना है, टेबल बनानी है। कैसे? तो पहले हम यहाँ पे रखेंगे सॉल्यूट। बताइए सॉल्यूट क्या है? लोअर, यस। सॉल्वेंट क्या है? हायर अमाउंट में। और वहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स। देखिए, तो पहले होगा सॉल्यूट कौन सा है, फिर होगा सॉल्वेंट कौन सा है, और होगा एग्जाम्पल। जनरल हम एग्जाम्पल्स लेंगे, मतलब डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स हम लेंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सॉलिड, हाँ पहले मैं टेबल बनाता हूँ, आई विल एक्सप्लेन लेटर। सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड 3 बार लिखना है आपको। उसके बाद में लिक्विड, 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 हाँ इसको समझाता हूँ, थोड़ा वेट करिए। लिक्विड, 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 और गैस, गैस, और गैस। और यहाँ पे आपको लिखना है लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, एंड फाइनली गैस। अब ये क्या है? तो स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि सर सॉल्यूशन मतलब कोई भी लिक्विड फेज दिख रहा है, बस वही सॉल्यूशन है। बात करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो देर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। कैसे? हम एक काम करेंगे, देखिए ये सॉल्वेंट है मतलब हायर क्वांटिटी में होगा, ये सॉल्यूट है मतलब लोअर क्वांटिटी में होगा। ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि जिसमें लिक्विड ज़्यादा होता है और सॉलिड कम होता है। अभी मैंने बताया ब्राइन, ठीक है। ब्राइन में क्या था? NaCl सॉलिड था, उसको हमने सॉल्यूट कंसीडर करा और उसको हमने ऐड किया किसमें? पानी में, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको सिंपली लिखना है ब्राइन, ठीक है। अगर ब्राइन है तो आप शुगर इन वाटर भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। चलिए, सॉलिड इन सॉलिड, हाँ ये थोड़ा आपको अभी ऐड करना पड़ेगा अपने नॉलेज में।
एक्चुअली आपने देखा होगा स्टील है, जो आयरन है, लोहा है, आयरन, उसमें हम क्या करते हैं, उसको पिघलाते हैं, है ना, मेल्ट करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, कार्बन को ऐड करते हैं और उससे बनता है स्टील, है ना। तो स्टील क्या है, देखिए कार्बन भी सॉलिड है, आयरन भी सॉलिड है, दो सॉलिड को हमने मेल्ट किया और फिर क्या किया, उसको स्टर किया, उसको मतलब होमोजीनियस करने के बाद स्टील क्या है, मैं नॉर्मल स्टील की बात करूँ, उसमें बहुत सारे क्रोम स्टील है ना। तो आयरन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड है, दोनों को हमने मिक्स किया और उससे हमें क्या मिला, स्टील। तो स्टील, या हम सिंपली बोलेंगे अलॉयज, जितने भी अलॉयज है, ऑल दीज अलॉयज आर द काइंड ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आप देखिए अपनी डेफिनेशन चेंज करिए कि उसमें लिक्विड होना चाहिए, ये तो बात है ही नहीं। अलॉयज, फॉर एग्जाम्पल आप आगे मेंशन कर सकते हैं स्टील। तो स्टील क्या है, आयरन प्लस कार्बन। हाँ, उसमें आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं ब्रास, कॉपर प्लस जिंक, या ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस एसएन, टीन, या एल्यूमिनियम, वाला एल्यूमिनियम, देखिए एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड लिटिल बिट स्टील। तो अलॉइंग हम डी ब्लॉक में डिटेल में जाएंगे उसमें। तो ब्रास आप याद रखिए, कॉपर प्लस जिंक, ब्रांस कॉपर प्लस टीन, अल्निको भी अलॉय ही है, एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट प्लस स्टील। ओके, चलिए, तो ये हो गया दूसरा टाइप सॉल्यूशन का, है ना। अब गैस ज़्यादा रहनी चाहिए और सॉलिड। अब आप सोचोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब गैस ज़्यादा अमाउंट में है और सॉलिड कम अमाउंट में, मतलब ऐसा कौन सा एग्जाम्पल इसका होगा। तो शायद आपने लैब में देखा होगा, आयोडीन के क्रिस्टल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। आयोडीन के क्रिस्टल्स आप जब उसका जो भी मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है उसमें से अगर निकालेंगे तो एयर में क्या होता है, वो डिसॉल्व होता है ना, मतलब वो वेपराइज होता है। इसका मतलब I2 कम अमाउंट में है, देखिए सॉल्यूट I2 कम अमाउंट में है, वो जो है वो सॉलिड में है और उसको हमने एयर में ऐड किया, तो आयोडीन क्रिस्टल्स या आयोडीन इन एयर, तो वो क्या होगा, सिंपली सॉल्यूशन होगा, क्योंकि अभी हमें गैसियस मीडियम ही देख रहा है। आयोडीन का जो मतलब सॉलिड स्टेट था वो तो वैनिश हो गया। लिक्विड इन लिक्विड, हाँ ये तो अब आप लैब में एक्सपेरिमेंट आपने अगर किया होगा, एसिड बेस टाइट्रेशन, ये वो कोई भी अल्कोहल लेते, मतलब इथेनॉल इन वाटर, सिंपली इथेनॉल इन वाटर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसलिए वो डिसोज देखेंगे, मतलब 1 by 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इथेनॉल इन वाटर सिंपली। चलिए, लिक्विड कम होना चाहिए, सॉलिड ज़्यादा होना, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है जिसमें लिक्विड एंड सॉलिड होना चाहिए, मतलब सॉलिड ज़्यादा है लिक्विड कम है। हाँ, इस ये भी मतलब जैसे ये था अलॉयज, वैसे आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं एमालगम, एमालगमेशन। एमालगम क्या है, देखिए ये सोडियम, मान लो ये सोडियम है, सोडियम हम अगर कोई मॉइस्चर है, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और सोडियम को अगर आपने वाटर में ऐड किया तो वो जनरली एक्सोथर्मिक मतलब क्या है, एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर निकलना, थर्म मतलब हीट, मतलब Na को आप पानी में ऐड करोगे तो वो एक्सोथर्मिक, उससे बहुत हीट निकलती है। तो अगर हम उस पर एक लेयर बनाएंगे, किसका लेयर, मर्क्यूरी का ऐसा लेयर अगर मर्क्यूरी तो लिक्विड है और Na सॉलिड है, मर्क्यूरी का लिक्विड लेयर बनाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्ट होगा और ज़्यादा मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसका मतलब एमालगम ऑफ Na का एमालगम विथ किससे करना है, मर्क्यूरी है Hg, मर्क्यूरी। ओके, तो अमालगमेशन इस प्रोसेस को ही बोलते हैं एमालगमेशन, मतलब आपको सिंपली NaHg है, ये एमालगमेशन आपको करना है। अब बात आती है लिक्विड इन गैस, मतलब गैस ज़्यादा होना चाहिए और लिक्विड कम होना चाहिए। अब लिक्विड इन गैस, ये सारे एग्जाम्पल्स में आपको अगर दिख रहा होगा तो ये थोड़ा आपको मतलब थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये डी ब्लॉक में डिटेल में जाएंगे, ये थोड़ा याद रख, बाकी तो सिंपल है, मतलब आप एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब लिक्विड इन गैस, तो इसमें एक एग्जाम्पल आपको मैं बोल रहा हूँ जो लैब में हम जनरली देखते हैं, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस, इन
नाइट्रोजन है। तो आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में होता है, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में होता है। जैसे कि आपने क्लोरोफॉर्म उसमें ऐड किया तो उसका जो लिक्विड फेज़ है वो वैनिश हो जाएगा और पूरा आपको गैसियस मीडियम दिखने लगेगा। अब गैस इन लिक्विड, ये तो बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, मछलियों है ना, मछलियाँ क्यों मतलब ज़िंदा रहती है, क्योंकि पानी में वो जो ऑक्सीजन उनके लिए होता है वो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जो यहाँ पे अब जो रहता है वो है नेसेंट ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, मतलब ऑक्सीजन गैस है और वाटर लिक्विड है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ये हो गया। नेक्स्ट 7th टाइप ऑफ सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आपको जितने भी अभी नए एग्जाम्पल्स लग रहे वो आपको याद रखने पड़ेंगे। गैस इन सॉलिड, ऐसा एग्जाम्पल आप बताइए गैस कम होना चाहिए और सॉलिड ज़्यादा होना चाहिए। आई थिंक अगर आपने 11th में रिडक्शन किया होगा, मतलब हम क्या करते थे, एल्कीन का रिडक्शन करते थे किसमें, H2PT, कुछ याद आ रहा है तो देखिए, नहीं तो हम ये इसमें मतलब हैलोजन डेरिवेटिव में भी डिटेल में जाएंगे इसके। तो एल्कीन का हम क्या बनाते थे, ये H2 क्या होता था, यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस आयोनाइजेशन होके यहाँ पे HH ऐड होता था, मतलब यहाँ पे ये H हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया H, मतलब एल्कीन को आप एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हो। और वहाँ पे आप जो कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कैटालिस्ट मतलब जो रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, तो H2 तो गैसियस मीडियम है, वो तो कम लगता है, और प्लैटिनम क्या है, उसका एड्जॉर्बेंट है। इसका मतलब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं H2 गैस इन प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल, है ना, इनर्ट होते हैं। और है ना, तो मतलब देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये थोड़ा आप एक बार आप इसको डिटेल में पढ़ो, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। और जनरली CET में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप याद रखिए। और गैस इन गैस, ये तो भाई अपना बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एयर, मतलब एयर में देखिए ना, नाइट्रोजन गैस होती है, CO2 होती है, CO, मतलब ऑल गैसेस वो हमें एक ही फेज़ में दिख रहा है, वो है गैसियस फेज, है ना। सो ठीक है, सो ऑल दीज आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सो यहाँ पे एक दिमाग में बात याद रखो कि सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, उससे मतलब आप आगे कनेक्ट कर सकते हो, सॉलिड नहीं तो ये प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। चलिए, तो आगे हम अभी देखेंगे बेसिक टर्म्स हो गया। बेसिक टर्म्स में सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी हो गया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए। आगे हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। तो अभी अभी हमने देखा कि हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट पे ऐड करते थे, डिसॉल्व होता था और उसका होमोजिनिटी से क्या होता था, वो मिक्सचर बनता था, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर वो हमने उसको डिफाइन कर दिया सॉल्यूशन में। अब सॉल्युबिलिटी क्या है, देखिए पहले मैंने ब्राइन में NaCl को लिया या शुगर को लिया पानी में, वो अपने आप डिसॉल्व हो गया। तो ऐसा क्यों है, मतलब उसको डिटेल में, मतलब डिसॉल्व तो हो रहा है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की जगह पे अगर सैंड ऐड कर रहा हूँ तो वो नहीं हो पाएगा, मतलब सैंड और वाटर वो मिक्सचर ही नहीं बनेगा, मतलब होमोजीनियस नहीं होगा, वो हेटेरोजेनियस, मतलब अलग अलग फेज होंगे, मतलब सैंड का सॉलिड फेज होगा और वाटर का लिक्विड फेज होगा। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि NaCl और वाटर डिसॉल्व हो रहा है, शुगर वाटर डिसॉल्व हो रहा है, या डेक्सट्रोज वाटर डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन सैंड नहीं हो रहा है, मतलब कुछ तो इसमें एक फैक्टर होगा जिसे हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, कितना सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं और वो डिसॉल्व होना चाहिए। मतलब सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन ये होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मतलब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन ही बनेगा, वो सॉल्वेंट नहीं होगा। मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया, सॉल्यूशन। अब हम क्या बोलेंगे, कितना ग्राम आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। और इसका यूनिट क्या होता है, अभी हमने डेफिनेशन से हम देख सकते हैं, ग्राम पर लीटर, यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम देखिए, ये पूरे चैप्टर में वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। हाँ, वॉल्यूम का आप थोड़ा मेजरमेंट देखिए, या
लिख सकते हैं यहाँ पे। सबसे हाइयर होता है मीटर क्यूब, उसके बाद होता है डेसीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे सॉरी ये ब्रिटिश यूनिट है, डीएम क्यूब को ही लीटर बोला जाता है और सीएम क्यूब को एमएल। यहाँ पे थोड़े मतलब कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि सर लीटर और डीएम क्यूब में क्या डिफरेंस है। तो भाई देखो, एम क्यूब, डीएम क्यूब और सीएम क्यूब, और ये हम अमेरिकन सिस्टम अगर हम फॉलो कर रहे हैं लीटर और एमएल, लीटर को ही डीएम क्यूब बोला जाता है, एमएल को ही सीएम क्यूब बोला जाता है। बात को समझिए। और 1 एम क्यूब इज इक्वल टू 1000 मतलब 10⁻³ 1000। 1 एम क्यूब मतलब 1000 लीटर मतलब डीएम क्यूब, और 1 लीटर मतलब 1000 ml। ऐसे आप 1 एम क्यूब का 10⁻6, 1 एम क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 ml, 1 एम क्यूब इज इक्वल टू 10⁻3 लीटर और डीएम क्यूब। ऐसे आप बोल सकते हैं 1 सीएम क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डीएम क्यूब। अगर कोई चीज़ आपको सीएम क्यूब से डीएम क्यूब की तरफ ले जाना है, या डीएम क्यूब टू एम क्यूब, आप सिंपली फैक्टर मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 10⁻³ और यहाँ पे है 10⁻⁻⁶। तो थोड़ा वीडियो पॉज करिए और इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब जब हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे फिजिकल के, उसमें डिटेल में यूनिट्स, प्रेशर के यूनिट, वॉल्यूम के यूनिट, डिस्टेंस के यूनिट सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा ग्राम और लीटर। ग्राम का तो ठीक है ना, वेट किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है ना। अब उसमें सॉल्युबिलिटी का आपको क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आएगा, और यहाँ से आपका मतलब सीईटी, जेई ये भी स्टार्ट हो रहा है। मतलब अभी आपको पूछेंगे, 2-4 एग्जाम्पल्स देंगे और पूछेंगे इसका सॉल्युबिलिटी इन वाटर हाई होगा, लो होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम होगा, है ना। तो ये है सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन। तो पहले एक बात समझते हैं हम, मतलब मान लो समंदर में अपर पार्ट ऑफ समर में अपर पार्ट ऑफ द सी एक मछली है और एक पूरा बॉटम में एक मछली है। तो ये मछली रो रही है और ये हंस रही है। चलो बताइए क्या, क्यों, ऐसा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि इसमें इसको थोड़ा मतलब ऑकवर्ड ऐसा फील हो रहा है, और ये तो पूरे बॉटम में आराम से मतलब यहाँ पे रह रही है। शायद बोर्ड में एक बार पूछा गया था, व्हाई इन समर, ड्यूरिंग समर एक्वेटिक एनिमल्स प्रेफर टू लिव एट द बॉटम ऑफ द सी। मतलब एक बोर्ड का 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। तो अभी अभी हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देखा था, मछलियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है, पानी में से जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मत बोलिए, इसको बोलिए डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो ये जो यहाँ पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है गैसियस मीडियम में। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है समर में, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये जो गैस की सॉल्युबिलिटी है, ये जो गैस की सॉल्युबिलिटी है इन लिक्विड, देखिए गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, देखिए मतलब सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसका मत इनवर्सली आप जानते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है तो टेम्परेचर शुड बी डिक्रीजेस, और सॉल्युबिलिटी कम करनी है तो टेम्परेचर शुड बी इंक्रीजेस, है ना। मतलब ये है कि जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब आपका आंसर क्या होगा, पहले आप मतलब आंसर में इससे स्टार्ट करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैसियस मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आप खुद ही बताइए क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी अगर हम एस से कम डिनोट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी अगर मान लो यहाँ पे हम एस कंसिडर करते हो तो डिक्रीज होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी सॉल्युबिलिटी ये वाटर में ज़्यादा होगी। अब आपको समझ में आ रहा है, तो पहले ये स्टेटमेंट लिखिए और बाद में उसका आंसर। तो अब हम देखेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। और एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा, मान लो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई भी मार्केट में मिलने वाला, तो यहाँ पे जो
देखिए, तो ये जो यहाँ पे है खाली जगह होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो जगह है वो खाली रहती है ना, मतलब तो यहाँ पे खाली जगह क्यों होती है? आपने सोचा है कभी यहाँ पे टेम्परेचर, ये जो कोल्ड ड्रिंक है हम फ्रीज़र में ऐड करते हैं ना, मतलब फ्रीज में रखते हैं, तो टेम्परेचर उसका क्या करते हैं हम, कम करते हैं। तो इसमें जो गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए, समझिए बात को, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट टेम्परेचर। तो सब प्रेशर का क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए, ये सॉल्यूशन के अबो, मतलब प्रेशर अबो द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे ये भी एक प्रेशर है जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम 1 बार बोलते हैं ना। ये एटमॉस्फेयर का मतलब जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है ड्यू टू एयर, इसका भी एक होता है जिसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं उस प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। जब वो जो लिक्विड है बॉटल में आप ऐड करते हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन के अबो, प्रेशर अबो द सॉल्यूशन, अगर इसे मैं P डिनोट करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्युबिलिटी, मतलब प्रेशर अबो द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। अब मुझे बताइए, जितना ये जो मतलब अबो द ये बॉटल में यहाँ पे जितना जगह खाली है, मतलब जो गैस है जनरली CO2 ये हम यूज़ करते हैं, आपने मतलब सुना होगा कि यहाँ पे जो खाली जगह होती है वहाँ पे गैस होती है ना। तो ये गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा रखोगे आप, उतना इसमें जो गैसियस मीडियम है वो डिज़ोल्व हो पाएगा। तो देखिए, दो कॉन्सेप्ट है, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का हमारा नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है? नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, NaCl हमने वाटर में ऐड किया था, वो अपने आप डिज़ोल्व हो रहा था। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, नेचर का एक रूल है जिसे हम बोलते हैं लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। क्या है रूल? देखिए, NaCl में ऐसा क्या है और वाटर में ऐसा क्या है? तो NaCl वाटर में तो आप जानते हैं ये बैंड स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पे पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस और पार्शियल प्लस चार्ज होता है। तो ये जो है ये हाइड्रेशन करता है। किसका हाइड्रेशन? सॉल्वेशन आपने देखा होगा। सॉल्वेशन मतलब जब आप कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो उसमें या तो एनर्जी रिलीज़ होती है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जांपल, 2 बीकर मैंने लिए, दोनों में पानी है, एक में मैंने अगर KCl ऐड किया और एक में कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया, तो ये थोड़ा मुझे हॉट लगेगा, ये थोड़ा कूल लगेगा, मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंट्री, थर्म मीन्स हीट। और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, इसीलिए मुझे वो क्या लग रहा है, हॉट लग रहा है। इसका मतलब जिस सॉल्यूशन में हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम यूज करेंगे हाइड्रेशन। ये क्या करता है, ये Na और Cl में जो आयनिक बॉन्ड है कैसे बना था, Na प्लस और Cl माइनस कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। तो वाटर क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज है इसके साथ में क्या बना रहा है, ऐसे। हाँ, ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, मतलब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे भी चार्ज सेपरेशन हो गया। देखिए, जिसे हम बोलते हैं पोलार, जैसे साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है, वैसे ही ये कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव आयन का सेपरेशन होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव आयन का सेपरेशन जिसे हम बोलते हैं पोलार। अगर मैंने पानी में पेट्रोल ऐड किया तो 2 लेयर बनेंगे,
क्योंकि वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब ये है कि जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता, जैसे बेंजीन है C6H5 जो नॉन पोलर है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है पोलर, मतलब NaCl और वाटर, NaCl वाटर में या शुगर वाटर में क्या हुआ था, डिजॉल्व हुआ था। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाए, क्योंकि शुगर में तो ऐसे पोलराइजेशन नहीं होता, वो अलग कॉन्सेप्ट है, हम देखेंगे। यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक स्टेटमेंट, पोलर सॉल्यूट्स शुड बी डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल ब्राइन या NaCl इन वाटर। NaCl भी पोलर बन गया जब हाइड्रेशन एनर्जी आ गई, उसने क्या किया, NaCl का बॉन्ड ब्रेक किया। याद रखिए, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी लगती है एंडोथर्मिक, और बॉन्ड जब बनता है तो वो एक्सोथर्मिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड जब बनता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और यहाँ पे हम नॉन पोलर सॉल्यूट्स, ये एक हो गया, पहले आप ये लिखिए और नॉन पोलर सॉल्यूट्स डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। और इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कोलेस्टेरॉल इन बेंजीन। तो आप सोचोगे सर कोलेस्ट्रॉल और बेंजीन में, यस, बेंजीन C6H6 आप जानते हैं, ऐसी रिंग होती है उसकी, ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है, फिर भी अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल में भी कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता। नॉन पोलर मतलब बेंजीन और कोलेस्ट्रॉल जो है वो मिजिबल है, मतलब एक दूसरे में क्या होते हैं, वो डिसोसिएट होते हैं। तो याद रखिए, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट, मतलब अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो पोलर में ही डिसोसिएट हो जाएगा, अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, है ना। दूसरा है, अभी हमने डिस्कस किया टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। साइड बाय साइड आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप लिख सकते हैं, या तो ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आपके साथ PDF सारे हैंड रिटन नोट्स है वो शेयर कर दूंगा, है ना। तो टेम्परेचर अभी हमने देखा। अब मैं सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, देखिए सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में बात कर रहे हैं हम। सॉलिड तो हमेशा होगा, क्योंकि अलॉय आपने देखा होगा, वो तो हमेशा ही होगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अभी सॉलिड का सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड में, वाटर में। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा, ये है डिपेंड्स ऑन किस पे, अभी बताया था, कैल्शियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल क्यों है, ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और KCl क्यों डिसॉल्व होता है पानी में, ड्यू टू एंडोथर्मिक, मतलब KCl पानी में ऐड किया तो वो कूल लगेगा, मतलब कोल्ड लगेगा, इतना भी कोल्ड नहीं लेकिन कोल्ड लगेगा, बिलो STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है उसके नीचे। तो ये डिपेंड करता है हीट ऑफ, मतलब डिपेंड्स ऑन हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ दैट सिस्टम, मतलब जो भी आप ऐड कर रहे हैं, जिसे हम थर्मोडायनामिक्स में बोलेंगे एंथैल्पी। H से डिनोट होता है, थर्मोडायनामिक्स में डिटेल में देखेंगे। तो डिपेंड्स ऑन हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल KCl डिसॉल्व्स इन वाटर बाय एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन और प्रोसेस। और एक है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और NaOH, और Li2SO4 भी है। मतलब ये JEE मेंस के और नीट के सारे क्वेश्चंस है, मतलब एंडो होगा, एक्सो होगा, किसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओगे कम करोगे क्या होगा, है ना। तो अब एंडोथर्मिक मतलब क्या हुआ, हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और CaCl2 डिसॉल्व्स इन वाटर बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओके। तो यहाँ पे जनरली हम बात करेंगे, हाँ आपको एक यहाँ पे JEE मेंस और नीट में आपको एक ग्राफ पूछते हैं, या उसके डेटाबेस पे ही वो डिपेंड है। मान लो यहाँ पे मैंने रखा टेम्परेचर, साइड बाय साइड आप नोट्स बना सकते हैं अभी थोड़ा रिवाइज करने के लिए। और यहाँ पे हम लिखेंगे अभी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन वाटर, और यहाँ पे हम देखेंगे
कि वाटर लेना है आपको 100 ग्राम, इन 100 ग्राम वाटर। तो जनरली सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर मान लो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150, 200 ऐसे हैं, और ये टेम्परेचर है। तो आपको याद रखना पड़ेगा जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो KCl होता है, KCl एंडोथर्मिक है, इसका मतलब वो ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। अब कई स्टूडेंट्स को लगता है कि सर NaCl भी वैसे होगा, नहीं। NaCl आप अगर मतलब पानी में ऐड करोगे तो जल्दी डिज़ोल्व नहीं, हाँ मतलब कितना भी वाटर का अमाउंट अगर ज़्यादा है तो हाइड्रेशन उस एनर्जी उसकी पानी की ज़्यादा होती है, इसीलिए वो डिज़ोल्व हो पाता है। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, तो NaCl और KCl, मतलब अभी अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे KCl और NaCl, इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है। मतलब यहाँ पे अगर मान लो KCl है और यहाँ पे NaCl है, तो यहाँ पे KCl NaCl, यहाँ पे KCl है, CaCl2 तो एक्सोथर्मिक है, वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें बॉन्ड ब्रेक ही होता है। और हम बात करेंगे जनरली यहाँ पे NaCl है तो NaBr भी होता है। तो आपको थोड़ा ये ग्राफ देखना पड़ेगा। तो ये तीनों केस में टेम्परेचर बढ़ाने से ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो पाता। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज थ्री मीन्स NaCl, KCl, KBr। तो ग्राफ बना के यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन ऐसे ऐड कर सकते हैं, NaBr, KCl, NaCl, ये तीनों की जो सॉल्युबिलिटी है नॉट वैरीज, एस मतलब सॉल्युबिलिटी, नॉट वैरीज, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी आप या ये बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी नॉट इंक्रीजेस does not depend on temperature। ये तीनों का मतलब फीबली सॉल्युबल आप बोल सकते हैं या लेस डिसोल्यूशन, है ना। मतलब टेम्परेचर के साथ इतना वैरी नहीं करेगा उसका जो मतलब सॉल्युबिलिटी है। दूसरा तो ये आप याद रख सकते हैं, NaBr, KCl, NaCl नॉट डिपेंड ऑन इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर पे ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, इतना भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत होता है लेकिन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। दूसरा है, मान लो NaCl, KCl, NaBr हो गया। अब दूसरा होता है KBr। KBr की जो सॉल्युबिलिटी है देखिए, देख सकते हैं आप, ये बहुत ही इंक्रीज़ करता है। और यहाँ पे अगर हम KBr एक बोल सकते हैं, KNO3 एक होता है और NaNO3, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब ऑब्जेक्टिव भी है। और ग्राफ अगर आपको बनाना है तो KNO3 का ऐसे आप, सॉरी यहाँ पे मतलब ऐसे आपको कर्व KNO3 का, इसमें हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो एडवांस पार्ट है ना, तो उसमें हम देख सकते हैं। और यहाँ पे जो NaNO3 का है वो इतना नहीं होता, मतलब ऐसे आप अगर देखोगे तो ये NaNO3, ये ग्राफ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो KBr हो गया, KNO3 होगा और NaNO3 हो गया। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये डज नॉट वेरी मतलब टेम्परेचर से, वो याद रखिए। तो यहाँ पे हमने देखा, देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, पहली चीज़ हमने देखी बेसिक टर्म्स देखे, उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखे, उसमें आप एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं। फिर सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में मैं आपको बोलूँगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना ये ग्राफ। अब बात करते हैं थर्ड जो फैक्टर है, थर्ड है प्रेशर। और उसमें अभी अभी मैंने बताया कोई भी प्रेशर सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस है ना इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ अ गैस अबोव द सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मतलब अबोव द सॉल्यूशन याद रखिए। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ये किसने स्टेट किया, हेनरीज लॉ, इसे बोलते हैं हम हेनरीज लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ।
बोर्ड में आ सकता है स्टेट हेनरीज लॉ, एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसका इसका इतना भी मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। स्टेटमेंट के लिए बस इतना याद रखिए, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ अ गैस अबोव द सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कम होगा ही होगा। तो अगर इसको हमने इक्वालिटी में कंसीडर किया तो KH आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए KH को हम बोलेंगे हेनरीज कांस्टेंट, हेनरी लॉ या हेनरीज कांस्टेंट। तो सॉल्युबिलिटी होगी ग्राम पर लीटर में, प्रेशर होगा बार में, तो KH का यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ KH, KH क्या होगा, KH इज इक्वल टू क्या होगा, S/P, S होगा ग्राम पर लीटर में, प्रेशर होगा बार में, तो ग्राम लीटर इनवर्स और बार इनवर्स, ये होगा यूनिट ऑफ KH, ग्राम लीटर इनवर्स बार इनवर्स। हेनरी लॉ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है, मतलब ये नीट में एक्सेप्शन पूछे थे, मतलब एक्सेप्शन ऑफ हेनरी लॉ, ऑफ हेनरीज लॉ। तो क्या है, पहला एक्सेप्शन है अमोनिया और CO2, अमोनिया गैसियस मीडियम में और CO2 गैसियस मीडियम में इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा नहीं हो पाती। क्यों, देखिए अमोनिया एंड CO2 रिएक्ट्स विथ वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट्स विथ वाटर, रिएक्ट्स विथ वाटर। इसी वजह से ये डू नॉट फॉलो, डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ, याद रखिए। तो नीट में आ सकता है NH3 और CO2, अगर अभी हमने बताया ना कि कोई भी गैस लिक्विड में ऐड होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी हेनरीज ने बोला, लेकिन अमोनिया और CO2 कैसे होता है बताइए, अमोनिया प्लस वाटर, जानते हैं ना एसिड बेस रिएक्शन, ये बेस है, इसका लोन पेयर देगा और क्या बनाएगा, अमोनियम आयन प्लस OH माइनस, और CO2 क्या बनाएगा वाटर में, कार्बोनिक एसिड, क्या बनाएगा, H2CO3। जिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नीट में पूछा जा चुका है, और ये तो एसिड बेस में आप ये करोगे, लेकिन इसमें देखिए ये कार्बोनिक एसिड है, ये अमोनियम आयन है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये आयोनाइज स्टेट में होता है। तो एक्सेप्शंस ऑफ हेनरीज लॉ नंबर 1, अमोनिया एंड CO2 डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्ट होते हैं। और दूसरा है सेकंड, जनरली अभी हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन गैस पानी में क्या होता है, लेस सॉल्युबल होता है, तो वो हमेशा ऐसी चीज़ है क्या, नहीं है। ऑक्सीजन अगर O2 गैस हीमोग्लोबिन में बाइंडिंग करता है, बाइंडिंग करता है, इसका मतलब आप अगर Hb यहाँ पे, मतलब हीमोग्लोबिन को मैंने अगर Hb बोला तो Hb प्लस जो है इसमें बैलेंसिंग थोड़ा हम करते हैं, तो ये होगा Hb और ये यहाँ पे O, ये O2 4 टाइम्स, ये बाइंडिंग हो गया। दो एक्सेप्शंस है, अमोनिया और CO2 हो गया क्योंकि वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, दूसरा है हीमोग्लोबिन। जनरली ऑक्सीजन जो होता है लो सॉल्युबल इन वाटर, ऑक्सीजन है उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऐसे बाइंडिंग करता है ना। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे हैं, और मतलब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे राउट्स लॉ, है ना। तो ये थोड़ा आप क्या करिए, मतलब पॉज करके थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो याद है उसको स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, पॉज करके आप नोट बना सकते हैं। चैप्टर ख़त्म होते ही मैं आपके साथ मतलब PDF शेयर करूँगा उसकी, है ना। चलिए, थैंक यू।